इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई आपना भी राम राम और कार्यक्रम सुनने वाले सब बन भाइया ने हमारी राम राम। तो विनोद भाई। हाँ कृष्ण भाई, और आज कार्यक्रम में के किसान भाइयों के साथ क्या बात करोगे? भाई और बातचीत में बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं और आज हमारा जो विषय रहेगा आज की नसीहत में फलदार वृक्षों में खाद व उर्वरक प्रबंधक और उसकी गिला, जो बातचीत फिर मौसम की भी है, कार्यक्रम भी, और भाई बहुत कुछ है, लोकगीत भी है। विनोद भाई तड़की मैंने देखा आप जो खेत में जाओ थे ना, हाँ वो था ना जो से अमरूद के, आम के और भाई कई तरह चीकू के, आड़ू के जो से पेड़े ला रखे थे ना, उनमें के देखते फिरो थे भाई। देखे फलदार वृक्ष कोई भी हो, हाँ टाइम पर खाद पानी तो देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, उसका अच्छी तरह सफाई रखनी पड़ेगी। हाँ टहनिया का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो बेकार सी सूखी हो तोड़कर साइड में करनी पड़ेगी। अच्छा उन्होंने देखो तो खाद कौन सी सूख रही सूख भी रही है, और फिर पानी खाद का देखना पड़ा भाई अच्छी तरह। तो देखे भाई जाडे के अमरूद तो फिर पीछे खाए थे, इतना याद आ गए बहुत मीठे थे भाई, बिल्कुल मीठे थे भाई। तो भाई वो मीठे जब बने रहोगे, जब आप अच्छी तरह बताओगे कि भाई किस तरह ध्यान रखे, हाँ तो फिर आज की नसीहत में बता दे फलदार वृक्षों में खाद व किस तरह प्रबंध करें। देखिए विनोद भाई क्या कर रहे हैं, अगर आप फलदार जो पेड़े हैं अपना ला रखे, या जिन किसान भाइयों ने भाई फलदार पौधे जो है अपने खेत में या कई कर भाई अपने पार्क में या अपने घर में, वह जितने भी पेड़ लगा रखे हैं उनके में भाई खाद पानी की बड़ी जरूरत है।
कई ग्राम भाई जो खाद पानी गिराएंगे एक तो उनकी बढ़वार बढ़िया होगी, फिर जो फल लगेगा वो भी बढ़िया लगेगा। तो इस तरह जो है ना हम ना उन पौधों की एक तो काट छाट भी रखनी है और उसकी खाद पानी का भी ध्यान रखना है। तो इसी तरह पौधे के अंदर भाई कई ग्राम भी 16 तत्व है जिनकी ना जरूरत पड़ा। बिल्कुल। और कृष्ण भाई 16 तत्व आपने सही बताए, जिसके भीतर एक तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, तांबा, जस्ता, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन तत्व ये आवे है। बिल्कुल। तो इसी तरह विनोद भाई जो आपने इनके तत्वों की बात करी है, तो इसके गिला ही थोड़ी सी खाद की उर्वरक की बात कर लें। तो फलदार जो से पौधे आपने लगा रखे हैं उनमें एक तो खाद है, उर्वरक की कुछ मात्रा है, कई ग्राम भाई जो धरती है उसकी उर्वरा शक्ति कितनी है और सिंचाई कैसी रहेगी, उसमें ज़्यादा कराएं कि थोड़ी कराएं, कैसी उसकी ज़मीन है, और फल वृक्ष की कौन सी किस्म लग रही है, पौधे की क्या उम्र है, इन सारी बातों का ध्यान रख के भाई। और कहीं नहीं करा, एक बार आप बता रहे बार बार की भूमि की जांच जरूर करवाओ। बिल्कुल भाई, जांच करानी चाहिए। और जांच बढ़िया तरीका होगी तो फिर पानी का भी बेरा चलेगा, भूमि का भी बेरा चलेगा भाई कितनी की जरूरत है। तो इस तरह विनोद भाई तो जांच करवा के इस बात का पता लग जाएगा कि उस धरती के में भाई कौन सी खाद की जरूरत पड़ेगी, कौन से उर्वरक हमने डालने हैं। तो इसी तरह जो है ना खाद और उर्वरक देने के समय की जो बात है वो आजकल का जो समय है बहुत बढ़िया चल रहा है वैसे तो खाद और उर्वरक का जो प्रयोग का समय पौधों की किस्म और उनकी जो जरूरत है ना भाई, इस बात पर जरूर निर्भर करेगा कि जो पौधे में उर्वरक हैं उस समय डालें जब पौधे की जड़ें पूर्ण रूप से भाई सक्रिय हों या फिर उनके ऊपर नए पत्ते आने शुरू हो गए हों। और इसके अलावा भाई जो फलों की बढ़वार है उसको भी ध्यान में रखना है और पौधों के अंदर भी कौन से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो है ना कई बार आप चर्चा कर रहे हैं कि जो गोबर की गली सड़ी खाद है भाई, कंपोस्ट है, वो भी आपने जरूर डालनी है पौधे के अंदर। और कम से कम भाई 1-2 महीने पहले उसको डालना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और कृष्ण भाई देखो, जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है अच्छी तरह अपने ध्यान रखे है, और चाहे पेड़ की बात हो चाहे वो कोई सी भी खेती की बात क्यों ना हो। हाँ। और जिन बहन भाइयों ने इब जिस तरह फल लगा रखे हैं, बिल्कुल। तो देखो आपने सही कहा कि खाद पानी तक टाइम पर वो सारी रखनी पड़ेगी, टाइम का भी। और इसी तरह जिन खाद कित डालना है और किस तरह डालनी चाहिए नो नहीं देखा हम देखे एकदम वो घेर दे। हाँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने खाद और उर्वरक पौधे की जो सक्रिय जड़ों के पास डालना चाहिए। हाँ। इसका ध्यान रखें ताकि जो उनका प्रयोग है वो पौधे अधिक से अधिक कर सके। और फलदार वृक्षों में जो सक्रिय जड़ है ना, हाँ। वो मुख्य तने तक 30 से 150 सेंटीमीटर की जो दूरी है उस पर और पौधों के फैलाव तक पाई जावे। बिल्कुल। और जो फलदार पौधा जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ही उसकी जो सक्रिय जड़ें है वो मुख्य तने से दूर होती जाएगी। बिल्कुल। इसलिए जड़ें भी सक्रिय जड़ें नहीं हैं, उड़ा हमने खाद और उर्वरक डालने का कोई लाभ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जड़ उसकी जड़ें है उड़ा हमने इसका खाद पानी हमने डालना चाहिए। और इसी तरह जो फलदार पौधे में खाद और उर्वरक कब और कित गाल है और इसका भी हम ध्यान रख देवे। तो एक बार अलग अलग पौधे के बारे में बता देवे। बिल्कुल। तो शुरुआत हम नींबू वर्गीय फला तक कर लेवे। और इसमें खाद और उर्वरक मुख्य तने तक 30 से 45 सेंटीमीटर दूर और 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक पौधे के फैलाव तक इसमें डालनी चाहिए। इस चीज़ का हमने जरूर ध्यान रखना चाहिए जिन भाइयों ने नींबू वर्गीय फल इसमें ले रखे हैं। इसी तरह जो गोबर की खाद है उसमें सारा फास्फोरस जो दिसंबर या फिर जनवरी में हमने डाल देना चाहिए। यानी कि विनोद भाई आजकल तो है ना सीजन चल रहा है, सीजन इसका चल रहा है। और इस चीज़ में जरूर ध्यान रखो भाई गोबर की खाद है उसमें सारा फास्फोरस उसमें डाल देवे। और इसी तरह जो आधी नाइट्रोजन खाद है वो जो फरवरी का जब आधी बीत जाओ ना मध्य फरवरी, हाँ। तो उसके दौरे और आधी अप्रैल में डालकर इसकी सिंचाई करनी चाहिए जिन बहन भाइयों ने नींबू वर्गीय फल ले रखे है। इसी तरह के अमरूद की भी बात करो थे, आप एक बार बताओ थे। हाँ विनोद भाई देखिए इसी तरह अमरूद के बारे में भी है, उसमें भी जैसे खाद है उर्वरक है ये भी मुख्य तने तक लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर दूर यानी कि 15-20 सेंटीमीटर की गहराई पर और पौधे के फैलाव तक भाई डालनी जरूरी है। कहीं न कहीं भाई जितना ऊंचा पेड़ है यानी कि जितना ऊपर फैल रहा है उतना ही जो है ना उसकी जड़ें भी फैल रही हैं। और इसी तरह जो है ना गोबर की खाद आदि जो है ना सुपर फास्फेट और सल्फेट ऑफ जो है ना पोटास फरवरी में दे दें और इसकी आदि जुलाई में दें।
और आम की बात करें तो भाई गोबर की खाद और फास्फोर दिसंबर में और नत्रजन भी भाई पोटाश फरवरी में दे दें। और इसी प्रकार भाई आजकल देखिए विनोद भाई जो बेर हैं उनका भी मौसम आने वाला है। और खाद और उर्वरक पौधे के मुख्य तने लगभग 90 से लेकर 120 सेंटीमीटर दूर और चारों तरफ भाई फैलाव के अंदर ही डालें। और गोबर की जो है ना खाद है वो जून के अंत में या फिर जुलाई से पहले हफ्ते में उसकी जरूर, और उसकी साथ साथ में कटाई और छटाई भी करते रहे जो टाणियाँ सूखी हैं। और इसी तरह विनोद भाई आंवले का भी थोड़ा जिक्र करें। बिल्कुल, आंवले की जब हम बात करें तो देखो आंवला तो बहुत बढ़िया रहा है। हाँ। वो तो सारी चीज बढ़िया रहा, लेकिन आंवले का तो विशेष तौर पर ये हरियाणा में भी देखा ना बढ़िया तरीका हो लगे आसपास हाँ। में। तो खाद और उर्वरक मुख्य तने तक 60 से 90 सेंटीमीटर दूर और पौधे के फैलाव तक इसमें डालनी चाहिए। इसी तरह गोबर की खाद व फास्फोरस दिसंबर के महीने में डालना चाहिए। और जो आधा किलोग्राम यूरिया खाद फरवरी में डाले और आधा किलोग्राम जो यूरिया वो खाद जुलाई में उसमें आगे डाल देवे। इसी तरह जो जिंक की कमी है उसकी बात करें तो हम जो बढ़े हुए पत्तों में जो पीलेपन को की बात करें तो मोटर लीफ इसने कह दिया करें। बिल्कुल। और कोमल शाखाओं की सब तक ऊपर वाली जो पत्ती है वह छोटी हो जावे है और जो टहनियाँ सूखनी उसमें शुरू हो जावे और फूल फिर कमाओगे। और इन लक्षणों की बात करें तो भाई देखो फल कमाओगे तो फिर तक कितना पौधा वो फल कितना बनेगा। तो इसका हमने ध्यान रखना चाहिए कि जिंक की कमी को पूरा करने के लिए हमने 0.5% यानी कि 5 किलोग्राम सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ जो चूना है वो 1000 लीटर पानी में घोल कर मई जून और अगस्त सितंबर में पौधे पर छिड़काव करें। और इसी प्रकार तर नाइट्रोजन नत्रजन की कमी को पूरा करने के लिए 1 से 2% यूरिया 1 से 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में इसमें इसका छिड़काव करना चाहिए। तो जब हम इसमें फ़ायदा ले सकें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने
और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो कृष्ण भाई, ये तो सूचना आपने बढ़िया दे दी। और उससे पहले जो हम बात कर ले थे कि फलदार वृक्षों में खाद और उर्वरक प्रबंध के बारे में बढ़िया तरीका बात करी, और ये एक बारी मौसम के बारे में भी बताओ। हाँ विनोद भाई, देखिए मौसम का जिक्र भी अपन रोज कर रहे हैं, लेकिन आज भी कर लें। आज का अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 6 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना, अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 7 डिग्री। और इसके साथ साथ मौसम भी साफ बना रहेगा विनोद भाई। बिल्कुल। और कल के कार्यक्रम के भी जिक्र कर ले हुए। और भाई कल है एतवार, और इतवार ना हम रविवार को कार्यक्रम लेकर आया करें, थारी चिट्ठी मारेगी, तो चिट्ठी लिखते रहे और गीत सुनते रहे। और इसी तरह फिर रविवार के बाद सोमवार ने जो हम बातचीत करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी में, हम लेकर आए नई फसल नई उमंग में चप्पन कद्दू की काश्त के बारे में। तो ये तय सोमवार की भी बात बता दी, एतवार की भी, और एक सूचना और कुछ हाँ विनोद भाई, देखिए एक किसान भाइयों के लिए जरूरी सूचना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत जो है ना 4 पुरस्कारों की घोषणा की है। कृषि संस्थानों के लिए उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 3, कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 4, कृषि प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 4, किसानों द्वारा नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 4। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.icar.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। तो भाई सूचना तो अपना पढ़ दी और बता दिया, और अब एक संदेश सुन लेते हैं, और संदेश के बाद भैया का करवाते मनोरंजन बढ़िया सी या रागणी की गिला। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है।
महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उसकी करनी उसके आगे, जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे, जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धैर्या न करते। बात कहन की कोना, एक म्यान में दो बरछी दिके कह रहन की कोना। दरबारा में शोर माच जाया चोट सहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की बोला। न्यू आवेदन न्यू है चाला जा, न्यू आवेदन न्यू है चाला जा। गैल मरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे, जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धैर्या न करते। बालक पण नादान अवस्था, क्यों करे घर से ताऊंगा। 10 मानस का अच्छे हो जावे, क्यों कर जीव हलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में, क्यों कर आंख मिलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में, क्यों कर आंख मिलाऊंगा। बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा। पर डाब चर्या न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को
जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसानवाणी यहीं पर संपन्न होता है। भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।